गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा चैप्टर है 9। द्वितीय व्यवसाय। हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से डायरेक्ट वे सारे प्रोडक्ट जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे आपका वन हो, वनोत्पाद हो, पशुपालन हो, कृषि हो, खाद्य संग्रहण हो, आखेट हो, ये सारे ऐसे जो कार्य थे, खनन, ये सारे ऐसे कार्य थे जो प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो परंपरागत तरीके से प्राचीन जमाने से बढ़ता हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं सेकेंडरी व्यवसाय या द्वितीय व्यवसाय। तो सबसे पहली बात कि द्वितीय व्यवसाय है क्या? तो द्वितीय व्यवसाय वह होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत कर उनका रूप बदला जाता है। इसको हम अगर लिखें तो कह सकते हैं संसाधनों को परिष्कृत कर उनका रूप बदल संसाधनों को परिष्कृत कर उनका रूप बदलकर उपयोग हेतु बनाने की क्रिया द्वितीय व्यवसाय में द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में आती है। द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में आती है, यानी संसाधनों को परिष्कृत किया जाता है। जो संसाधन में प्राप्त होते हैं उन संसाधनों को हमें क्या करना है? परिष्कृत करना, उनको रिफाइन करना है, परिष्कृत कर उनका रूप बदलकर, अब उनका रूप बदलकर उसको जो यूजफुल बनाया जाता है, उपयोग में लाने का बनाया जाता है, तो यही आपका द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। दूसरी बात कि द्वितीय व्यवसाय जब हम करते हैं तो द्वितीय व्यवसाय के कारण इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इस क्रिया के बाद इस क्रिया के उपरांत उसकी लागत वृद्धि हो जाती है, यानी प्राथमिक व्यवसाय से जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है उन वस्तुओं में अब बढ़ोतरी हो गई है, उसकी लागत में अब वृद्धि हो गई है। क्योंकि गेहूं जो प्राप्त हो रहा है, अब गेहूं से अगर आटा बन रहा है तो गेहूं का रूप परिवर्तित हो रहा है। जैसे ही वो आटा बनेगा तो गेहूं के मुकाबले आटे की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आटे का हमें यूज करना है। गेहूं का उपयोग सिर्फ आटा बनने तक ही होता है, उसके बाद आटे का ही प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के तौर पर। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही इस प्रोसेस में जब वो प्रोडक्ट आता है, रॉ मटेरियल जब इसमें आता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और वो हमारे उपयोग के लायक बनता है और उसकी लागत भी बढ़ जाती है। अब देखें कि ये जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय में किस किस को सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंदर
मुख्य तौर पर इसको 10 भागों में बांटा गया है, 10 समूहों में बांटा गया है। दस समूहों में बांटा गया। एक मोटे तौर पे आपको बता दूं कि कौन कौन से हैं, फिर इनको हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट आपका इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोज्य एवं पेय पदार्थ उद्योग, धातुकर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन एवं संचार उद्योग। तो इंजीनियरिंग, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, निर्माण, रासायनिक, शक्ति, वस्त्र, नंबर आपका है प्लास्टिक, तो 10 आपका आ गया परिवहन एवं संचार। तो इस प्रकार से इसको हमने 10 समूह में बांटा है। 10 समूह में फर्स्ट इंजीनियरिंग उद्योग, सेकंड आपका निर्माण उद्योग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चौथा धातुकर्म उद्योग, पांचवा आपका खाद्य एवं पेय पदार्थ उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति, वस्त्र, प्लास्टिक, परिवहन एवं संचार। यानी कहने का मतलब ये ओवरऑल ये 10 प्रकार के जो उद्योग हैं जो इसके अंदर वित्त व्यवसाय के अंदर हम इनको काउंट करते हैं। अब बात करते हैं विनिर्माण उद्योग की। विनिर्माण उद्योग क्या होता है? विनिर्माण उद्योग क्या होता है? तो प्राथमिक उद्योग से जो रॉ मेटेरियल प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, उसको शारीरिक और यांत्रिक शक्ति के द्वारा परिचालित जो औजार है, उन औजारों के माध्यम से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया के द्वारा किसी इच्छित रूप या आकार विशेष गुण धर्म में परिवर्तन करने वाली जो प्रक्रिया है, वही आपका विनिर्माण उद्योग कहलाता है। डेफिनेशन है, हम इसको
या लिख देते हैं कि प्राथमिक उत्पादन उत्पादन प्राप्त कच्चे माल को, प्राथमिक उत्पादन प्राप्त कच्चे माल को मशीनों द्वारा इच्छित रूप में परिवर्तन प्रक्रिया प्राथमिक उत्पाद में प्राप्त जो कच्चा माल है उसको मशीनों के द्वारा इच्छित रूप में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वही आपका विनिर्माण उद्योग कहलाता है। क्लियर? यानी विनिर्माण उद्योग यानी प्राथमिक उत्पाद से जो भी प्राप्त माल है उसको मशीनों के माध्यम से अपने इच्छित रूप में, जैसा रूप हम चाहते हैं उस रूप में अगर उसको बदल देते हैं तो ये आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि लोहा खनन करके लोहा निकाला गया, लेकिन लोहे से अगर आपको सीट बनानी है, गार्डर बनानी है, तो ये सब आपका किसमें जाएगा? विनिर्माण उद्योग के अंदर जाएगा, जो कि मशीनों के माध्यम से उस रॉ मटेरियल जो प्राथमिक व्यवसाय खनन कार्य के दौरान प्राप्त हुआ है उस रॉ मटेरियल को हमने सीट, छड़, रॉड उसमें जब बदल दिया है और अब उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो हमने उसको जो इच्छित आकार दिया है वही आपका विनिर्माण उद्योग कहलाता है। आगे देखें हम कि ये उद्योग जो है वो एक वृहद स्तर का उद्योग है, बड़ा उद्योग है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना और खिलौने वगैरह, जो सुई मशीन, ये सब जितना भी मैन्युफैक्चर हो रहा है प्राथमिक व्यवसाय से जो रॉ मटेरियल लेके जो भी बनाए जा रहे हैं वो सारे इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। इवन की वस्त्र जो बनता है तो कपास प्राथमिक व्यवसाय कृषि का एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, तो उसका उपयोग हम वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। तो हर एक विनिर्माण के उद्योग को रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त होगा? प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त होगा। फिर देखिए हम कि ये जो उद्योग हम लगाते हैं, इंडस्ट्री जो लगाते हैं, इसका हमारे मतलब हमें क्या फायदा मिलता है उसका? तो फायदा होने तो हमें ये देखा जाता है कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी लोगों को रोजगार मिलेगा, ये प्रोसेसिंग यूनिट अगर ज्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन कितना होगा, लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैपेबिलिटी पैदा होगी। तो ये सब चीजें एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रहती है और उद्योग जितने ज्यादा होंगे उस देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी जल्दी ग्रोथ करेगी, उसका विकास भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि ये उद्योग जो लगते हैं, इन उद्योगों को लगाने के लिए जो कारक है, जो फैक्टर है, वो कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इन उद्योगों को लगाने से या उनको उद्योग को लगाने के लिए जरूरी है या इन उद्योगों को प्रभावित करते हैं? तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं जो उद्योगों को सेटल करने के लिए कंपलसरी है या उनको प्रभावित करते हैं, जिनके होने या नहीं होने का उस उद्योग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है? तो देखिए आप फर्स्ट आपका आ रहा है कच्चा माल।
रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो देखें कि विनिर्माण उद्योग जो है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर टिका हुआ है? कच्चे माल के ऊपर। अगर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है तो उस उद्योग में जो एक फर्स्ट नेसेसरी नीड जो है उसकी, वो आपको उसका रॉ मटेरियल उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर माल मिलने में मुश्किल है या माल बहुत दूर मिल रहा है, हमने उद्योग कहीं और जगह स्थापित किया है, तो उसके उत्पादन पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उत्पादन में कमी भी आ सकती है, समय में पूर्ण नहीं हो सकता उसका उत्पादन। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो मिलना बहुत जरूरी है, और जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहीं के नजदीक उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। रॉ मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिपेंड करती है इस उद्योग के लिए, इस उद्योग की स्टेबिलिटी के लिए। तो देखें आप कि उद्योग है, खाने हैं, जो भी है, या समुद्र के जो क्षेत्र है, ये ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे ये उद्योग सेटल किए जा सकते हैं, क्योंकि उद्योग में जो कच्चा माल मिल रहा है वो खानों से जो प्राप्त है कच्चा माल वही उद्योगों को सप्लाई होगा। तो उद्योग हमेशा खानों के नजदीक जो जहाँ से खनन कार्य हो रहा है उसके नजदीक लगना चाहिए कि कच्चे माल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनाया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर उद्योग बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगाया जाएगा तो अननेसेसरी उस रॉ मटेरियल को परिवहन करना बहुत ही खर्चीला होगा। तो बहुत जरूरी है कि उद्योग हमेशा रॉ मटेरियल के नजदीक, जहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके नजदीक ही लगाए जाए, और अन्य जो उस उद्योग की रिक्वायरमेंट है उसको वहीं पर सरकार के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अधिकांश लोह इस्पात उद्योग जो है वे कोयला खानों के समीप या लोहे की खानों के समीप लगाए जाते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि लोहा काफी भारी होता है, लोहा काफी हैवी होता है। लोहे को गलाने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रिक भट्टियों की जरूरत पड़ती है या फिर कोयला चाहिए, यानी आपको पावर चाहिए। ये जहां अवेलेबल होगी तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री को काफी फायदा मिलेगा उससे। इसलिए जो बड़ी बड़ी लोहे की खदानें हैं, खदानों के पास ही उनको परिष्कृत करने के लिए परिशोधनशालाएं वहीं पर, रिफाइनरीज वहीं पे लगाई जाती है। दूसरी बात कि ये जो परिशोधनशालाएं जो लगाई जाती है, रिफाइनरी को बोलते हैं, कारखाने या फैक्ट्री जो लगाई जाती है, तो ये कच्चे माल के लिए जरूरी है कि कच्चा माल किस कैटेगरी का और किस टाइप का मिल रहा है, तो हमें उस टाइप से उसको लगाना है। दूसरी बात, अगर आप उठा के देख लें कि जैसे भारत के बाहर के जो देशों की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज है विनिर्माण की जो पर्टिकुलर उन जगहों पे लगाई गई है जहाँ पे उस कच्चे माल की पर्याप्तता है या बहुत ज्यादा है। जैसे की बात करते हैं कि जापान और ब्रिटेन जो है, इसमें सूती वस्त्र जो है उस उद्योग के लिए जो कपास कहाँ से मंगाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत से। अब बात यह है कि ये हल्की वस्तु है, ये वस्तु कैसी है, हल्की, तो इनका परिवहन आसानी से किया जा सकता है, लंबी दूरी तक आप इनका परिवहन कर सकते हैं। लेकिन ये अगर वस्तु भारी होती, लोहा होगा, तो उसका परिवहन उतना करना काफी खर्चीला होगा। तो कुछ चीजें ये भी ध्यान में रखा जाता है कि वस्तु की जो क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी किस टाइप की है, बाहर है या नहीं है, या लंबे समय तक उसको रखें तो खराब हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें हैं कि कच्चे माल को ध्यान रखकर विनिर्माण उद्योग को स्टेब्लिश करने के लिए लागू की जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका शक्ति के साधन, पावर। शक्ति के साधन। अब आपने उद्योग कच्चे माल के हिसाब से तो आपने किसी जगह को चुन लिया, लेकिन उद्योग चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि उस उद्योग के अंदर विद्युत आपूर्ति या पावर, शक्ति बहुत जरूरी है। आपने सूती वस्त्र उद्योग लगा दिया, अच्छी बात है, नजदीक सपोर्ट आपको मिल रहा है, नजदीक के कृषि क्षेत्रों से आपको कॉटन की आपूर्ति हो रही है, लेकिन आप उस मशीनों को चलाने के लिए आपको बिजली की आपूर्ति भी चाहिए।
तो जाहिर सी बात है कि वहां पे बिजली की जो सप्लाई है वो भी निर्बाध होनी चाहिए ताकि उद्योगों में कंटिन्यूसली काम वर्क होता रहे। दूसरी बात कि अगर बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोहे की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो लोहे को बनाने के लिए आपको विद्युत भट्टियों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका प्रसंस्करण विद्युत की भट्टियों से भी होगा, या आपको कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा नजदीक के जो खनन क्षेत्र है, कोयला खनन क्षेत्र है, वो आपके आसपास होने चाहिए। अगर आप लोहा नजदीक से मंगा रहे हैं और कोयला आप बहुत दूर से मंगा रहे हैं, तो ये आपके प्रोडक्ट पे क्या होगा, उस पर खर्चा ज्यादा होगा या उसकी लागत ज्यादा आएगी, और लागत आने के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर टिकेगा या नहीं टिकेगा वो एक दूसरी बात है। फिर बात करते हैं कि भारत के अंदर भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में लोहा जो निकल रहा है वो लोहे के आसपास पावर के स्टेशन है या पावर सप्लाई के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को नजदीक में सर्च किया जाता है। जैसे कि अगर लोहा कहीं से निकल रहा है तो कोयले की खदानों को भी आसपास से ढूंढा जाता है, जहाँ पे आसानी से कोयला उसको उपलब्ध हो सके या बिजली घरों से बिजली उनको मिल सके। दूसरी बात कि जल विद्युत जो है या पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे इनका परिवहन किया जा सकता है। अगर काफी दूर भी अगर संयंत्र लगे हुए हैं तो भी उनको उन स्टेशन से संयंत्र तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कोयला जैसे बड़े क्षेत्र हैं, खदानें जो है वो अगर नजदीक रहती है संयंत्र के, तो उसका फायदा संयंत्र को ज्यादा मिलता है। बिजली आप ज्यादा अगर दूर है तो भी वहीं से बिजली भेज सकते हैं आप, गैस पाइपलाइन हो या पेट्रोलियम हो, उसको भी दूर से सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन खदानों में कोयला जो है, कोयला हमेशा नजदीक से ही लिया जाना चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्ट की वो कॉस्ट जो है वो कम से कम बनी रहे। फिर तीसरा सेक्टर आपका परिवहन सेक्टर। ये ऐसे कारक है जो हम पढ़ रहे हैं, उद्योगों को सेटल करने से प्रभावित करने वाले कारक है। परिवहन, एवं संचार। अब प्रोडक्शन चालू करने के लिए आपने रॉ मटेरियल की उपयोगिता देखी, आपने पावर शक्ति के जो स्टेशन है उनको देख लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि परिवहन और संचार, अगर ये फैसिलिटी आपकी दुरुस्त नहीं रहेगी, अगर आपके पास हाईवेज नहीं है, आपके पास सड़कें नहीं है, आपके पास रेलवे ट्रैक्स नहीं है, तो इनकी अगर कमी रहेगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका जो उद्योग है वो उद्योग सफर करेगा। उद्योग के अंदर जो प्रोडक्शन होना चाहिए उस गति से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों कि रॉ मटेरियल को खदानों से उद्योगों तक लाने के लिए आपको परिवहन तंत्र मजबूत चाहिए, और प्रोडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है इन उद्योगों में उसको बाजार तक सप्लाई के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग चेन होनी चाहिए। परिवहन तंत्र की, ट्रांसपोर्टेशन की एक स्ट्रॉन्ग चेन आपके पास होनी चाहिए। अगर बेटर रोड फैसिलिटी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो वो उद्योग उस कह सकते हैं उस प्रोडक्शन को ढंग से नहीं कर पाएगा और उसको जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये एक ऐसा फैक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व के बहुत सारे, जब देशों की बात करते हैं, भारत से बाहर की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन देशों ने अपने इस उद्योगों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसिलिटीज को उन्होंने बढ़ा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर दिया, उन्होंने सिस्टम को बहुत ही दुरुस्त कर दिया है। चाहे रेलवे ट्रैक्स हो या रोड्स वगैरह जो हो, हाईवेज वगैरह हो, उनको उन्होंने काफी अच्छा किया। और परिवहन के व्हीकल जो है उन व्हीकल को भी उन्होंने अच्छा स्टैंडर्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि किसी उद्योग को अगर अच्छी तरीके से आपको रन करना है, उसको सेटल करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि परिवहन और संचार कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं वो आपके अपडेट होने जरूरी है। तो परिवहन और संचार तंत्र आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो सके। फिर बात करते हैं बाजार की। चौथा आपका कारक है बाजार। प्रोडक्शन हो गया, होने लग गया, अब बात होती है बाजार की। जो माल बना है, जो प्रोडक्ट बना है आपका फैक्ट्री में, उद्योग के अंदर जो बना है, उस प्रोडक्ट को अब आपको बाजारों में उसको सप्लाई करना है। तो आपके लिए कंपलसरी है कि एक बाजार आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो प्रोड्यूस आपने किया है, जो प्रोडक्शन आपने किया है, उस प्रोडक्ट को
मार्केट मिलना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट नहीं मिलेगा तो वो उद्योग ज्यादा नहीं चलेगा। इसीलिए बड़े देश हैं वे भी बड़े बड़े बाजार को ढूंढते रहते हैं। और भारत के अंदर भी, भारत का बाजार काफी बड़ा बाजार है। इस बाजार के अंदर भी हम कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट है और मीडियम रेंज का जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक जाता है। तो इसीलिए इस उद्योग को चाहिए, उद्योग विनिर्माण के इन उद्योगों को बाजार उद्योग होना बहुत जरूरी है। तो बाजार के नजदीक या बाजारों तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, कम से कम समय में प्रोडक्ट बाजार तक पहुंच जाए। ये अगर होगा उद्योग अच्छे तरीके से सेटल हो पाएगी। अब बात करते हैं अगला आपका कुशल श्रमिक, 5वां पॉइंट है कुशल श्रमिक। देखिए कि कुशल श्रमिक यानी प्राथमिक व्यवसाय के अंदर अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो वहां किसी प्रकार का कोई भी श्रमिक हो तो प्राथमिक व्यवसाय को कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो विनिर्माण उद्योग की बात करते हैं, इन उद्योगों के अंदर आपको कुशल श्रमिक मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उपभोक्ताओं के लिए बनाए जाते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से। तो अगर कुशल श्रमिक होंगे तो प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होगा, समय में होगा, क्वालिटी वाइज होगा। और अगर श्रमिक अकुशल है तो प्रोडक्शन समय पे पूरा नहीं हो पाएगा, अकुशल होगा, कह सकते हैं उसमें गुणवत्ता की कमी रहेगी। तो ये बहुत सी बातें हैं जो जरूरी है। कुशल श्रमिक एक उद्योग को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो कुशल श्रमिक होना बहुत जरूरी है उद्योग के लिए। उसके बाद अगला आपका आ रहा है पूंजी, 6वां। पूंजी देखिए आप कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर खड़ी की जा रही है तो पूंजी बहुत जरूरी है उसके लिए। पूंजी बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री पैसा अगर होगा, लिक्विडिटी रहेगी आपके पास, तो आप इन सब चीजों को मैनेज कर पाएंगे। परियोजना को मैनेज करेंगे आप, पावर आपके पास रहेगी, रॉ मटेरियल को आप आसानी से अपने उद्योगों तक ला पाएंगे, बाजार तक अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, उस श्रमिकों को आप अपॉइंट कर पाएंगे। तो इन सब के लिए ये पूंजी होना जरूरी है। जिस उद्योग के लिए जितनी ज्यादा पूंजी होगी वो उतनी ही बेटर सर्विसेज का उपयोग अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो पूंजी कंपल्सरी है, क्योंकि पूंजी के बगैर उद्योग अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाते। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट हम फिर अगली क्लास में